कभी कभी इतिहास में एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है, या शायद एक नया जंगल खड़ा हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही चिंगारी की है। एक शिक्षक का अपमान जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रख दी। और वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के उस दौर की, जब पहली बार किसी ने बिखरे हुए भारत को एक धागे में पिरोने का सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया। अखंड भारत की पहली झलक कह सकते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। हाँ, उन रणनीतियों को, उन किरदारों को और उन फैसलों को समझना है जिन्होंने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मौर्यों से भी पहले। हाँ बिल्कुल। मौर्यों के आने से पहले का जो भारत था वो एक पहेली के टुकड़ों जैसा था। अच्छा। इन टुकड़ों को महाजनपद कहते थे। कुल 16 बड़े राज्य थे जिनका जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और ये सब आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन इन 16 में से एक बाहुबली बनकर उभरा, मगध। ऐसा क्या था मगध में जो बाकी किसी के पास नहीं था? देखिए, 3 मुख्य चीजें थीं। पहली, उसकी लोकेशन। गंगा के मैदानी इलाके में तो जमीन बहुत उपजाऊ थी। ठीक है। दूसरी, झारखंड के इलाके से मिलने वाला लोहा उससे बेहतरीन हथियार बनते थे। और तीसरी, एक से बढ़कर एक ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजा। अच्छा, तो इन वजहों से मगध करीब 1000 साल तक भारतीय राजनीति का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट बना रहा। बिल्कुल। और मौर्यों से ठीक पहले मगध की गद्दी पर बैठा था नंद वंश। इसके संस्थापक महापद्मनंद को तो सर्व क्षत्रियांतक भी कहा गया। हाँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला। लगता है काफी खूंखार राजा रहे होंगे। बहुत ज्यादा। लेकिन कहानी का जो असली विलन था वो था आखिरी नंद शासक धनानंद। अच्छा, वो बहुत ही अयाश और जालिम राजा था। जनता उससे नफरत करती थी, लेकिन उसकी फौजी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी आवाज उठाने की। कहते हैं कि जब दुनिया जीतने वाला सिकंदर भारत आया तो उसकी सेना ने भी धनानंद की विशाल सेना का नाम सुनकर व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। अरे, तो उसकी दहशत सरहदों के पार तक थी। और इसी धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था ना? बिल्कुल। लेकिन उस पर आने से पहले हमें पश्चिम की तरफ देखना होगा, जहां से एक और तूफान उठ रहा था। हाँ, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर खैबर दर्रे को पार करके भारत की धरती पर कदम रख चुका था। और उसका सामना हुआ राजा पोरस से, जिनका असली नाम शायद पुरुषोत्तम था। झेलम नदी के किनारे जो हाइडस्पस का युद्ध हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे शानदार लड़ाइयों में से एक है। पोरस हार जरूर गए, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी उसे देखकर सिकंदर भी दंग रह गया। उसने न सिर्फ पोरस का राज्य लौटाया बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बना लिया। और इसी बाहरी हमले ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य विष्णुगुप्त को बेचैन कर दिया, जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। हाँ, उन्हें लगा कि अगर भारत के राजा ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कोई भी विदेशी आकर हमें गुलाम बना ले। बिल्कुल। और इसी फिक्र को लेकर वो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद के पास पहुंचे मदद मांगने। उन्होंने उसे सिकंदर के खतरे के बारे में आगाह किया, लेकिन घमंड में चूर धनानंद ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें भरे दरबार में बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उस अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और कसम खाई। क्या कसम? कि जब तक वो इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। सोचिए, एक आचार्य का संकल्प एक साम्राज्य के खात्मे और एक नए साम्राज्य के उदय का कारण बन गया। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें हथियार मिला चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। बिल्कुल। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति से लेकर युद्ध कला तक हर चीज में माहिर बनाया और फिर अपनी कूटनीति से धनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर बिठा दिया। इस पूरी कहानी का जिक्र बड़ा दिलचस्प है, विशाखादत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में मिलता है। पर चंद्रगुप्त के लिए असली चुनौती अब शुरू हुई थी। सिकंदर तो लौट गया था, लेकिन उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर पश्चिम में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था और उसकी नजरें भारत पर थी। बिल्कुल। और फिर 305 ईसा पूर्व में दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई, मौर्य सेल्यूकस युद्ध, जिसमें चंद्रगुप्त की जबरदस्त जीत हुई। हाँ, लेकिन इसके बाद जो संधि हुई वो युद्ध से भी ज्यादा दिलचस्प है। एक मिनट, सेल्यूकस ने युद्ध हारा और अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी?
ये तो सरेंडर जैसा लगता है। क्या वो इतना मजबूर हो गया था? मजबूर भी था और चालाक भी। उसे पता था कि वो चंद्रगुप्त से जीत नहीं सकता, तो क्यों ना एक शक्तिशाली दुश्मन को रिश्तेदार बना लिया जाए। वाह! इस संधि ने भारत के पश्चिमी सीमा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के बड़े इलाके चंद्रगुप्त को दे दिए। और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। अरे, तो मतलब चंद्रगुप्त के दिए हुए हाथी उसके काम आए? हाँ, एक तरह से चंद्रगुप्त ने अपने एक पुराने दुश्मन को एक नए दुश्मन से लड़ने में मदद की। वाह, ये तो 4D चेस जैसा कुछ है। कह सकते हैं। सेल्यूकस ने इन्हीं हाथियों के दम पर 301 ईसा पूर्व में इप्सिस की लड़ाई जीती थी। और ये दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, पाटलिपुत्र में। हाँ। और इसी मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में उस समय के भारत के बारे में लिखा। हालांकि इंडिका की ओरिजिनल कॉपी तो नहीं मिली, लेकिन बाद के लेखकों ने उसके हवाले से जो लिखा उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, और उसने कुछ बहुत हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। जैसे उसके हिसाब से भारत में दास प्रथा मतलब गुलामी नहीं थी और यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था। क्या ये सच में मुमकिन है? या फिर ऐसा तो नहीं कि उसे एक राजदूत के तौर पर बस अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई गईं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मेगास्थनीज ने शायद भारतीय समाज को पूरी तरह समझा नहीं। अच्छा। हो सकता है भारत में गुलामी का रूप यूरोप जैसा ना रहा हो, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। और रही बात अकाल की, तो शायद उसके रहते हुए मगध के इलाके में कोई बड़ा अकाल ना पड़ा हो। लेकिन उसने पाटलिपुत्र को दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शहर बताया, ये बात जरूर सच लगती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बेहतरीन बिल्डर भी थे। उनके बनाए हुए कुछ निर्माण तो आज भी याद किए जाते हैं। बिल्कुल। सबसे शानदार उदाहरण है गुजरात के गिरनार में बनी सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। सोचिए, उस जमाने में सिंचाई के लिए 2 नदियों को जोड़ के एक विशाल झील बना देना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग रही होगी। कमाल है। और दूसरा था शाही राजमार्ग, जो राजधानी पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता था। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये साम्राज्य की नस थी, जिससे व्यापार, सेना, सूचना सब तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। बिल्कुल। यही आगे चलकर शेरशाह सूरी के हाथों ग्रैंड ट्रंक रोड बनी। चंद्रगुप्त के बाद 297 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक महान पिता के पुत्र और एक महान पुत्र के पिता थे। सही कहा। वो चंद्रगुप्त और अशोक के बीच एक मजबूत कड़ी थे। यूनानी लेखों में उन्हें अमित्रचेट्स कहा गया है। अमित्रोचेट्स। हाँ, जो संस्कृत के अमित्रघात शब्द से बना है, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को न सिर्फ संभाले रखा, बल्कि उसे महफूज भी रखा। उनके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी नाटकीय लगती है। क्या ये सच है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर का आदी बना रहे थे? हाँ। और गलती से उनकी पत्नी ने वो खाना खा लिया जिससे बिंदुसार के माथे पर जहर का बिंदु रह गया। क्या इसका कोई ठोस सबूत है? देखिए, ये कहानी ज्यादातर जैन ग्रंथों में मिलती है। इसका कोई पुरातात्विक सबूत तो नहीं है, लेकिन ये उस दौर की राजनीतिक साजिशों की तरफ जरूर इशारा करती है। लेकिन बिंदुसार की जो सबसे मजेदार और पक्की कहानी है, वो है सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ उनका खतो किताब। हाँ, ये मुझे बहुत मजेदार लगता है। उन्होंने 3 चीजें मांगी थी, है ना? हाँ, मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। और एंटियोकस ने क्या भेजा? शराब और अंजीर तो भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उसने जवाब में लिखवाया, हमारे यूनानी कानून ज्ञान को बेचने की इजाजत नहीं देते। कमाल है। आप शराब और अंजीर तो खरीद सकते हैं, पर ज्ञान नहीं। आज की दुनिया से कितना अलग है, जहां सब कुछ बिकाऊ है। बिल्कुल। बिंदुसार के बाद 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे अशोक, लेकिन उनकी असली ताजपोशी 4 साल बाद 268 ईसा पूर्व में हुई। इन 4 सालों का क्या राज है? बौद्ध कहानियों के मुताबिक ये 4 साल मौर्य इतिहास के सबसे काले पन्नों में से हैं। अच्छा। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। इसी वजह से उन्हें शुरुआत में चंड अशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा गया। तो मतलब जो इंसान बाद में दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला था, उसकी शुरुआत इतनी हिंसा से हुई। हाँ, यही तो विडंबना है। और शायद इसी वजह से जब उन्होंने हिंसा का असली रूप देखा तो उनका दिल पूरी तरह बदल गया। ये हुआ उनके राज्याभिषेक के 8वें साल,
कलिंग युद्ध में। इसका जिक्र वो खुद अपने 13वें शिलालेख में करते हैं। उस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बनाए गए थे। उस तबाही को देखकर अशोक का दिल दहल गया। और यहीं से चंड अशोक, देवानाम प्रिय यानी देवताओं के प्रिय अशोक बन गए। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। ये धम्म क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, वो एक नैतिक कोड था, एक तरह से आज के संविधान की प्रस्तावना जैसा। अच्छा, मतलब एक गाइड बुक कि अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक कैसे बना जाए। बिल्कुल, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो। इसके सिद्धांत बहुत सीधे साधे थे। बड़ों का आदर करो, सच बोलो, जीवों पर दया करो और सभी धर्मों की इज्जत करो। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अफसर भी नियुक्त किए। हाँ, जो पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को ये बातें समझाते थे। और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत बढ़ावा दिया। बहुत। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति करवाई। लेकिन सबसे बड़ा काम था बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर एक विश्व धर्म बनाना। मतलब दुनिया का पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड धार्मिक मिशन कह सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी देकर श्रीलंका भेजा। एक जबरदस्त प्रशासनिक ढांचा भी होगा। बिल्कुल। और इसकी पूरी ब्लूप्रिंट कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में पहले ही दे दी थी। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसमें राज्य की तुलना एक शरीर से की गई है। शरीर से? कैसे? जैसे शरीर के 7 अंग होते हैं, वैसे ही राज्य के भी 7 अंग हैं। राजा उसका सिर है, मंत्री आंखें हैं, किला उसकी बाहें हैं और खजाना उसका पेट। अगर एक भी अंग कमजोर हुआ तो पूरा राज्य बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल। और इस सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी, मुझे याद है कुछ नाम थे, समाहर्ता, सन्निधाता, ये सब क्या करते थे? इसे ऐसे समझिए, उस समय का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था समाहर्ता। उसका काम था पूरे साम्राज्य से टैक्स वसूलना। ठीक है। और ट्रेजरर यानी खजाने का रक्षक था सन्निधाता। खुफिया विभाग भी बहुत तगड़ा था, जिसके जासूसों को गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष? हाँ, ये एक तरह से मौर्य साम्राज्य की CIA थी, जो हर कोने पर नजर रखते थे। मौर्य काल सिर्फ अपनी राजनीति के लिए नहीं, अपनी कला के लिए भी जाना जाता है। खासकर वो पत्थरों पर की गई शीशे जैसी पॉलिश, वो आज भी एक रहस्य है। हाँ, वो चमकदार पॉलिश उनकी पहचान थी। इसका सबसे बेहतरीन नमूना है सारनाथ का सिंह स्तंभ, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हाँ, ये कोई जोड़ा हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसके 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व के प्रतीक हैं, जो चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं। मानो पूरे विश्व को साम्राज्य का संदेश दे रहे हों। बिल्कुल। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का मशहूर स्तूप भी बनवाया था, जो शुरू में ईंटों का था, और बिहार में बराबर की पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर गुफाएं भी बनवाई। और हमें ये सब पता चलता है अशोक के शिलालेखों से। वो पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास है। सदियों तक इन लेखों को कोई पढ़ नहीं पाया था। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप। हाँ, जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज स्कॉलर ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की और मौर्य इतिहास का एक नया दरवाजा खुल गया। सब कुछ इतना शानदार था, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी मजबूत नींव, इसे तो सदियों तक चलना चाहिए था। कहाँ गड़बड़ हो गई? इतना महान साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। सबसे पहली बात, अशोक के बाद के राजा उतने काबिल नहीं थे। दूसरा, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की अहिंसा की नीति ने सेना को कमजोर कर दिया। तीसरा, बौद्ध धर्म के प्रचार और मठों पर बहुत ज्यादा खर्च करने से शाही खजाना खाली होने लगा था। और साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे एक केंद्र से संभालना मुश्किल हो गया। हाँ, और वो 2 हिस्सों में बंट गया। और फिर अंत कैसे हुआ? बहुत नाटकीय ढंग से। 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। ठीक है। उसी समय उनके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। सेना के सामने? हाँ, सेना के सामने। और एक नए वंश, शुंग वंश की नींव रखी। एक महान साम्राज्य का अंत। तो अगर हम एक नज़र में देखें, चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, बिंदुसार ने उसे संभाले रखा और अशोक ने उसे एक नई नैतिक ऊंचाई दी। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी हमारे साथ है ना? बिल्कुल।
भारत को एक देश के रूप में देखने का विचार, एक कुशल प्रशासन का मॉडल और सबसे बढ़कर सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भी भारत की पहचान है, ये सब मौर्यों की ही देन है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, पूछिए। अगर कलिंग युद्ध के बाद अशोक का दिल ना बदलता और वो अपनी दिग्विजय यानी सैन्य विजय की नीति पर ही चलते रहते, तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और इसका नक्शा कैसा होता? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना में है। और शायद यही सोचना मौर्य साम्राज्य को और भी दिलचस्प बना देता है।